So now the next topic which we have to study is the limits of civil disobedience. जो मूवमेंट चल रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो इतना एक्सपांड क्यों नहीं हो पाया, क्या ऐसी चीजें चल के आ रही थी जो दिक्कत दे रही थी मूवमेंट को एक्सपांड करने में, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं. So not all social groups were moved by the abstract concept of the Swaraj. One such group was the nation's untouchables, who from around the 1930s had begun to call themselves Dalit or oppressed. For long, the Congress had ignored the Dalits for fear of offending the Sanatanis, the conservative high caste Hindus. अब हुआ क्या था, अ ग्रुप ऑफ पीपल अनटचेबल्स उन्होंने कभी ज्वाइन करा ही नहीं था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को. क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने कभी इतना ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं अनटचेबल्स की तरफ. वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो लोग डरते थे कि जो हाई सोसाइटी से जो बिलोंग करते हैं, जो सनातनीज हैं, वो लोग फिर बॉयकॉट करने लग जाएंगे कांग्रेस को और वहां पर फिर दिक्कत निकल के आएगी. इसीलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्रिटिसाइज करने स्टार्ट कर दिया अनटचेबल्स को. डेफिनेटली उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया और नहीं उनकी हेल्प करी थी. लेकिन महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड. लेकिन महात्मा गांधी जी ये चीज समझे और उन्होंने ये चीज बताई कि जब तक अनटचेबल साथ में नहीं रहेंगे, दैट इज द हरिजन, उनको नया नाम दिया गया था, तो हरिजन जब तक ग्रुप के अंदर एडमिट नहीं होंगे तब तक स्वराज तो भैया पॉसिबल ही नहीं है कि देश के अंदर आ सके. नाउ सो व्हाट डज स्वराज हरिजन मींस? तो हरिजन मींस द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. Now, organize satyagraha to secure them entry into temples and access to public wells, tanks, roads and schools. तो उनके ऊपर काफी बुरी कंडीशंस होती थी. जो ऑपरेस क्लास के लोग थे ना, उनको टेम्पल्स जाने दिया जाता था, ना पब्लिक स्कूल्स में एडमिशन दिया जाता था. जो पब्लिक प्लेसेस है, पार्क से जहाँ पर टैंक्स वगैरह, वेल्स वगैरह पानी लेने के लिए, वहां पर भी नहीं जाने दिया जाता था उन लोगों को. तो बहुत ही दिक्कत की बात होती थी. Now, महात्मा गांधी जी ने क्या करा फिर? महात्मा गांधी जी हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी. इसमें दे रखा है द स्वीपर्स जिनको बोला जाता है. एंड परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी. तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि ऐसा मत करो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है. तो यहाँ पर जो सीन ऑफ अनटचेबिलिटी है, यहाँ पर इसको अपन को कैसे भी करके खत्म करना ही पड़ेगा. Okay, next, but many Dalit leaders were keen on different political solutions to the problem of the community. They began organizing themselves, demanding reserve seat in educational institution and a separate electorate that would choose Dalit member for legislative council. लेकिन इन members ने क्या करा? इन members ने अपने आप को एक पूरी तरीके से अलग कर दिया था. उन्होंने बोला था कि हमको कुछ कांग्रेस से जोड़ने की जरूरत नहीं है. We are going to organize our movement जो बिल्कुल अलग से होगा. ब्रिटिशर से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस से हमारा कुछ लेना देना नहीं है. एंड दे आर ऑल्सो डिमांडिंग रिजर्व सीट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स कि हमको रिजर्व सीट चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में. रिजर्व सीट क्या होता है? मतलब कि इतना परसेंट जो है वो इतने परसेंट जितना भी है. फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर अपन अभी बात करेंगे, जैसे 1/3 रिजर्वेशन वुमेन्स को दे रखा है पंचायती राज इलेक्शन में, मतलब 33% सीट्स पे जो पंचायती राज इलेक्शन होते हैं वहां पर केवल वुमेन्स ही बैठ सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं वहां पर जा सकता है. तो इस तरीके से रिजर्वेशन मांगा गया था. सेपरेट इलेक्टोरेट की भी डिमांड करी गई थी, जो कि नहीं दिया गया था कि डेफिनेटली इंडिया की यूनिटी को देखते हुए. नाउ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज. Dalit participation in the civil disobedience movement was therefore limited, particularly in the Maharashtra and Nagpur region, where the organization was quite strong. तो दलित का पार्टिसिपेशन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में देखने के लिए मिला वो काफी ज्यादा लिमिटेड था. वो केवल महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में ही स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वहां पर ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे. बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में दलित्स ने कभी पार्टिसिपेट करा ही नहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए. नाउ एक जो कि मैंने आपको बताया था, पूना पैक्ट साइन हुआ था. शायद पूना पैक्ट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, मेरे को ऐसा लगा था नहीं है कोर्स में, बट यहाँ पे आ गया. पूना पैक्ट क्या था आपका, अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं. Now, Dr. Bhimrao Ambedkar, who organized the Dalits into the Depressed Class Association in 1930s, clashed with Mahatma Gandhi at the second RTC by demanding separate electorate for Dalits. तो एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगी कि कांग्रेस एंड भीमराव अंबेडकर वर अगेंस्ट ईच अदर इन सेकंड आरटीसी इन द ईयर 1931. दिसंबर 1931 की बात चल रही है यहाँ पर. तब क्या हुआ था कि जो आरटीसी चल रही थी वहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वहां पर कांग्रेस
और भीमराव अंबेडकर दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे और अपोज कर रहे थे। और जो अब देखो ये सारी कंडीशन चल रही है, कोई भी एक पॉलिटिकल लीडर जो डिप्रेस क्लासेस की तरफ से होता वो यही करता जो भीमराव अंबेडकर जी ने करा था। और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो डिमांड रखी थी वो उनके पर्सपेक्टिव से सही थी, क्योंकि आप किसी के साथ में ऐसा बिहेवियर करोगे, उनको मतलब आप ग्रुप के अंदर नहीं ले रहे हो कि अनटचेबल्स हैं, ये लोग ऐसा काम करते वैसा काम करते हैं, अपनी डिग्निटी जो है उनकी वजह से कम हो जाएगी। तो अगर ऐसा किसी भी सामने वाले की थिंकिंग रखोगे तो सामने वाला भी फिर डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोल दिया था कि वी नीड द सेपरेट इलेक्टोरेट। और ब्रिटिशर्स तो जाते ही थे कि भैया कैसे ना कैसे हम लोग डिवाइड हो जाए, तो उन्होंने जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी वो एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन फिर महात्मा गांधी जी ने समझाया था। यहाँ पे देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंसीड कर ली थी अम्बेडकर की डिमांड के भैया सेपरेट, वो तो चाहते थे, ब्रिटिशर्स तो हमेशा से चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो, कि जितना डिवाइड होंगे उतना अच्छा है, उतने टाइम तक हम लोग इन पे गवर्न कर सकते हैं। पर गांधी जी ने क्या करा, जिसको अपन बोलते हैं फास्ट अनटू डेथ। फास्ट अनटू डेथ मतलब जब तक नहीं मानेंगे तब तक उन्होंने फास्ट रखने की कसम खा ली थी। दैट इज तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि बड़े बड़े जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स वो हिल गए थे कि फास्ट एंड टू डेथ जो है, इसकी वजह से इंडिया यूनाइट होना स्टार्ट हो गया था। यहाँ से फास्ट एंड टू डेथ का आपका कंसेप्ट निकल के आया था। He believed that the separate electorates for Dalit would slow down the process of their integration into society. Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's position, and the result was the Pune Pact of September 1932. अब ये थोड़ा सा टाइमलाइन पुराना इन लोगों ने अब दे रखा है। 1931 में सेकंड आरटीसी में एक दूसरे के आमने सामने थे। 1932 सितंबर के अंदर एक पूना पैक्ट साइन हुआ था। उस पूना पैक्ट में लिखा गया था कि डेफिनेटली कांग्रेस इज गोइंग टू आस्क फॉर द रिजर्व्ड सीट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, नॉट द सेपरेट इलेक्टोरेट। दोनों में डिफरेंस है। आप रिजर्वेशन दे सकते हो, रिजर्वेशन देने में कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्वेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप समझो कि क्लास पे 100 सीट्स हैं आपकी क्लास के अंदर, उसमें से 20 जो सीट्स है वो रिजर्व करी गई है किसके लिए, अपना क्या बोलते हैं जो रिजर्व जो आपकी बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं उनके लिए रिजर्व कर रखी है। 20 सीट्स अपन मान लेते हैं। अब क्या होता है कि उन 20 सीट्स पे फॉर एग्जांपल अगर क्लास का मॉनिटर हम लोगों को चूज करना है ना, तो उसके लिए सब लोग वोट देने वाले हैं। ये बात समझ। अब सेपरेट इलेक्टोरेट में पता है ऐसा हो जाता है कि जो आपके अलग अलग होने वाला है, उनकी कम्युनिटी से एक अलग लीडर निकल के आएगा, अपनी कम्युनिटी से एक अलग लीडर निकल के जाएगा, एंड दैट इज द कांसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। नाउ इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस लेटर टू बी नोन एज शेड्यूल कास्ट। तो अभी आप इसको एससीज और एसटीज के नाम से जानते हो, पहले इनको डिप्रेस्ड क्लासेस के नाम से डिनोट करा जाता था। तो it gave the depressed classes reserved seats in the provincial and central legislative council, but they were to be voted in by the general electorate. तो इलेक्टोरेट तो बिल्कुल जनरल होने वाला है, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए वोट करेगी और प्रोविंशियल के लिए पर्टिकुलर प्रोविंस करने वाला है, बट रिजर्वेशन उन लोगों को मिलेगा। और इस यही आपका पूना पैक्ट था। तो दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड टू बी अप्रहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट, बट फिर भी दलित जो थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से गुस्सा तो थे ही सही कि उन लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। बट ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की थोड़ी सी महानता थी कि उन्होंने महात्मा गांधी जी की बात को मान लिया था, तो अपना देश जो है वो और डिवाइड होने से बच गया। Now next है, some of the Muslim political organization in India were also lukewarm in the response to the civil disobedience movement. लुकवार्म मतलब होता है कि काफी स्लो प्रोसेस चल रही थी। कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे ना, वो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्लो डाउन कर रहे थे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ द मुस्लिम felt alienated from the Congress. From the mid 1920s, Congress came to be more visibly associated with openly Hindu रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा। तो यहाँ पर कांग्रेस की डेफिनेटली गलती है, बिल्कुल गलती थी। जो कांग्रेस थी वो एक तरफ झुक गई थी। जब तक खिलाफत इशू चल रहा था तब तक मुस्लिम को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया था कि यार आप पार्टिसिपेट करोगे बेटर है। जैसे ही खिलाफत इशू गया था तो कांग्रेस ने भी एक नया रूट अपना लिया था। उन्होंने क्या करा था, हिंदू महासभा को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था ना। हिंदू महासभा जो थी वो एकदम कट्टर हिंदूवादी थी। कट्टर हिंदूवादी मतलब आप लोग समझते हैं कि जो बिल्कुल हिंदुइज्म को प्रमोट करती है। तो वहां पर मुस्लिम्स का जो थोड़ा सा एलिनेटेड फीलिंग आ गई थी वहां पर कि यार ये तो कांग्रेस केवल हिंदूज के लिए वर्क कर रही है, तो हम लोग कांग्रेस में रह के क्या करेंगे। तो इस तरीके से जो मुस्लिम है वो भी इस कांग्रेस वाले पार्ट से निकलना स्टार्ट हो गए थे। Next, as relation between Hindus and Muslims worsened, each community organized religious processions with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities. अब यहाँ पर चीजों को और गलत ले लिया गया था। जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे
वो मतलब बाद में तो आप ऐसा समझो कि 1940s के बाद में तो बात इतनी बिगड़ गई थी, लोगों को बिल्कुल साफ भड़काना स्टार्ट कर दिया था कि आप बिल्कुल जाइए, हिंदू मुस्लिम क्लैशेस करिए, ओपन मर्डर होते थे। मतलब ऐसा था ना कि बॉडीज ऐसे रोड पे ऐसी पड़ी हुई रहती थी, बिल्कुल मुंबई दिल्ली ग्रेट किलिंग का टाइम चल रहा था इस टाइम पीरियड में, क्योंकि मुस्लिम्स वर डिमांडिंग फॉर दी पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसे भी उनको चाहिए ही चाहिए था। तो महात्मा गांधी जी को यहाँ पर इसीलिए क्रिटिसाइज करा जाता है कि महात्मा गांधी जी अगर कभी मानते ही नहीं पाकिस्तान के लिए, तो अब इंडिया पाकिस्तान हमेशा एक होता, कभी अलग नहीं होता। लेकिन वो लोग ये देखना भूल जाते हैं कि भैया वहां पर कितनी मास किलिंग चल रही थी। लैक्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन अ डे। 1 लाख लोग एक दिन में मारे जाते थे, वो भी जिनका कुछ मतलब था ही नहीं, जस्ट ऐसा दिख रहा था कि हिंदू है तो उसको मार दो, ये मुस्लिम है तो उसको मार दो। तो ये सारी चीजें चल के आ रही थी। तो महात्मा गांधी जी काफी ज्यादा मतलब इतने डिप्रेस हो गए थे ना इस चीज को लेके कि इतनी मास किलिंग, जो देश में को आजाद चाहिए था बिल्कुल पीस के साथ में, वो आज इस स्टेज पे जाकर पहुंच चुका है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। नाउ एवरी राइट डीपन्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू कम्युनिटीज। तो हर राइट जो है फिर यहाँ पर ये जो फीलिंग है, तो ये कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से भी आज हिंदू मुस्लिम की यूनिटी में बात निकल के आती है। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, और ये केवल और केवल हमेशा से पॉलिटिकल एजेंडा ही रहा है। कभी भी ऐसा पर्सनल कम्युनिटी जो रिलेशंस है ना, वो हमेशा इन पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से खराब हुई है। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने एक स्पेसिफिकली बोला था कि हिंदूज को कुछ भी हो जाए ऐसा करना है। हिंदूज के हिंदू महासभा के कुछ लीडर्स है, उन्होंने बोला था कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में ऐसा करना है। तो कुछ लीडर्स, वो लीडर्स तो आराम से अपने घर पे बैठे रहते हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे आर टोटली सेफ। एट द एंड ऑफ द डे जो भी सेक्रीफाइस करना रहता है वो हम लोगों को करना पड़ता है, और फिर भी हम लोग नहीं समझते। तो ये चीजें हैं, हिस्ट्री से ये चीज हमको सीखने के लिए मिलती है। The Congress and the Muslim League made efforts to renegotiate an alliance, and in 1927 it appears that such a unity could be forged. The important differences were over the questions of representation in the future assemblies that were to be elected. Muhammad Ali Jinnah, one of the leaders of the Muslim League, was willing to give up the demand for the separate electorate if Muslims were assured reserved seat in the Central Assembly and representation in proportion to the population in the Muslim dominated provinces. तो देखो, अब मोहम्मद अली जिन्ना ने भी क्या करा था कि उन्होंने बोला था ठीक है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की हम डिमांड रख रहे हैं जिसकी वजह से जो आपका देश है वो अलग हो रहा था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ एक चीज यहाँ पर करी थी। वो चीज ये थी, उन्होंने बोला था कि ठीक है हमको नहीं चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा हम लोगों को, जो कि आपने डिप्रेस क्लासेस को दिया है। ठीक है, कांग्रेस ने मान लिया कि वी आर गोइंग टू गिव द रिजर्वेशन, लेकिन जो दूसरी डिमांड उन्होंने रखी थी, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस। ये आपका वापिस से देश अलग करने वाली बात हो गई थी। मतलब समझना, उन्होंने ऐसा बोला था कि जहां पर मुस्लिम सबसे ज्यादा है, और उस टाइम थे आपका ईस्ट बंगाल में और वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पंजाब वाला, मतलब आज के टाइम पे पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों रीजन के अंदर जो सिंध वाला रीजन है, यहाँ पर जो आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर प्रोविंशियल असेंबली में जो मेंबर्स बैठेंगे, उनको रिजर्वेशन मिलेगा किस बेसिस पे कि वहां पर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कितनी है। तो भैया वहां तो वैसे ही मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, 10 में से 8 जने अगर मुस्लिम्स हैं और उसके अकॉर्डिंग आप रिजर्वेशन मांगोगे, तो वहां पर तो पूरे जितने भी लीडर्स है वो तो सारे मुस्लिम्स हो जाएंगे, तो वो तो वैसे भी अलग हो जाएंगे अपने इंडिया वाले पार्ट से। तो ये वाली बात हम लोगों को थोड़ी सी नहीं जमी थी, और कांग्रेस ने साफ मना कर दिया था कि वी आर नॉट going to give you this representation according to the population in the Muslim dominated area. Muslim dominated provinces जो थे ना, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से आपका रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन तो सबसे ज्यादा थी, वापिस से समझना, उनकी पॉपुलेशन मुस्लिम डोमिनेटेड, नाम ही बता रहे कि मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस, मतलब मुस्लिम बहुत ज्यादा है, और वहां पर उन्हीं मुस्लिम्स की जितनी वो थी, क्या बोलते हैं अपना पॉपुलेशन थी, उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा असेंबली में। तो इसका मतलब ये होता है कि वहां के जो लीडर्स है वो डिसाइड कर सकते हैं कि इंडिया के साथ रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से जो फील्ड हो जाती है वो मुस्लिम्स की हो जाती। तो ये मंजूर नहीं था कांग्रेस को। फिर नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड, बट all hope of resolving the issue at the all parties conference in 1928 disappeared when M.R. Jayakar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at the compromise. तो यहाँ पर जो आपके कट्टर ऑर्गेनाइजेशन थे ना, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ये बिल्कुल मतलब आप समझो कि वो वहां पर जाते ही मना करने के लिए थे, क्रिटिसाइज, कुछ सुनना ही नहीं था। अगर ये जो अपने बड़े पॉलिटिकल लीडर्स है, कोई भी एक जना अगर थोड़ा सा सेक्रीफाइस यहाँ पर कर लेता चीजों को देखते हुए, तो आज कभी भी अपन को इतनी दिक्कत नहीं आती। इंडिया एक सुपर कंट्री होता है डेफिनेटली, क्योंकि जो मैक्स टू मैक्स इंडिया
इंडिया का जितना भी रेवेन्यू है ना, वो सारा बॉर्डर्स पे लगा दिया जाता है, डिफेंस पे लगा दिया जाता है। आप देख रहे हो, अपनी किसी भी कंट्री के साथ में वॉर नहीं है, बस ले दे के एक ही कंट्री आती है, पाकिस्तान। चाइना की बात तो अपन बाद में करेंगे, चाइना की धोती बोलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है अभी। तो चैप्टर खत्म होने के बाद अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ना। अभी क्या है कि अभी अपन स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। तो जो पाकिस्तान वाला इशू है, जम्मू कश्मीर का जो मोस्ट, आप अगर देखोगे ना ऊपर अपना जो हेड है जम्मू कश्मीर वाला, वो उसका 50 से 60% तो अभी भी अपने हाथ में नहीं है। मैक्स टू मैक्स एरिया जो है वो पीओके में चले जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चले जाता है, कुछ एरिया अक्साई चीन में चले जाता है, जो चाइना के पास में इन द ईयर 1962 जब इंडो चाइना वॉर हुआ था तब वो लोग हम लोगों से लेके चले गए थे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी कुछ भी नहीं है, केवल इन दो कंट्रीज के वॉर की वजह से हम लोगों को चीजें करनी पड़ी, और ये हमारे केवल ग्रेट लीडर्स की गलती है। तो आज भी अगर ऐसा माना जाता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, जवाहरलाल नेहरू जो है वो अपनी जिद की वजह से और कुछ रिलेशंस जो ब्रिटिशर्स के साथ उनके थे, उनकी वजह से वो जो है आपके प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर वहां पर जाकर बैठे थे। अगर वो नहीं होते तो आज अपन ऐसा नहीं होते। Next, when the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities. Alienated from the Congress, a large section of the Muslims could not respond to the call of the united struggle. Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslims as a minority with India. तो इसके अंदर देखो एक सीरीज है, काफी बहुत अच्छी सीरीज है, आपको सब कुछ अच्छे से जानने के लिए मिलेगा कि क्या चीजें होती थी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आपका दिमाग जो है ना वो बिल्कुल अलग ही लेवल से थिंकिंग प्रोसेस में चले जाएगा अगर आपने वो सारे एपिसोड देख लिए। जितने भी बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको बिल्कुल फिल्म मेकर ने वापिस से बना के दिखाया है। जो वो है उसका नाम प्रधानमंत्री है, ठीक है। इस एपिसोड के नाम प्रधानमंत्री, जो कि यूट्यूब पे आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। आपका एबीपी जो न्यूज है चैनल, उन लोगों ने बनाया था, तो आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं वो, और काफी अच्छे से आपको जानने के लिए मिलेगा कि क्या सारी चीजें हुई थी। They feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of the Hindu majority. तो देखो मुस्लिम्स का भी यहाँ पर अपन गलत नहीं बोलेंगे, किसी को गलत नहीं बोल सकते, बस कुछ खामियां थी। मुस्लिम खुद डर रहे थे क्योंकि देखो कांग्रेस ने गलती वहां से निकल के आई थी। कांग्रेस ने क्यों जो हिंदू मेजोरिटी को सपोर्ट करा था वहां पर, अगर कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को शुरू से साथ में लेके चलते तो ये सारी दिक्कत ही नहीं आती। अब क्योंकि हिंदू मेजोरिटी को उन लोगों ने सपोर्ट करा, तो मुस्लिम्स का डर भी सही था कि भैया आने वाले टाइम में तो अगर जब जैसे ये इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा तो ये जो कंडीशन हो जाएगी बिल्कुल कि मुस्लिम्स को तो माइनॉरिटी वाली कंडीशन में डाल देंगे, और इट मे बी पॉसिबल कि इंडिया जो है वो एक मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का रूप ले ले। इट मे बी पॉसिबल, ऐसी थिंकिंग थी। क्योंकि आज मेरे को नहीं पता है कि आने वाले 20 साल में 15 साल में देश की क्या कंडीशन होने वाली है। अगर आज आपसे कुछ पूछा जाएगा कि बताइए 20 साल बाद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो क्या डिसीजन लेने वाले, तो आपको नहीं पता है। तो आज के पर्सपेक्टिव से यही देखने के लिए मिल रहा था कि आज जो चीजें चल रही है उसके हिसाब से मुस्लिम्स जो है वो अपने ही देश में माइनॉरिटी में बन के रह जाएंगे। इसीलिए एक अलग देश की जरूरत है जिसमें मुस्लिम्स को अपने अलग से हक मिले। तो ये थिंकिंग थी सारे लोगों की, और इसकी वजह से आपकी चीजें चल रही थी। तो चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे अपन आते हैं, एकदम लास्ट टॉपिक है, दैट इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो कलेक्टिव बिलोंगिंग जैसी थिंकिंग अपन कैसे लेके आ सकते हैं, कैसे लोगों को यूनाइट कर सकते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करे जा सकते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर अपन देखेंगे। पहला, दैट द नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन। तो नेशनलिज्म की डेफिनेशन यही होती है दैट यू आर थिंकिंग अबाउट द नेशन। आप नेशन के बारे में ही सोच रहे हैं और नेशन के लिए सोच रहे हैं। पर्सनल आपका कोई एजेंडा और पर्सनल मोटिव वहां पर निकल के नहीं आना चाहिए। नाउ व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर, तो कुछ यूनिटी आपको अगर ऐसे दिखने के लिए, तो नेशनलिज्म अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, तो दिस इज द डेफिनेशन। बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल? हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? बट ये हुआ कैसे पॉसिबल? सारे लोगों के दिमाग तक अपन कैसे पहुंचे कि भैया एक देश जो है वो पूरा यूनाइटेड कम्युनिटी का हम लोगों को बनाना है, यहाँ पर अलग तो सारी चीजें डिसयूनाइट करके देश को पूरा खत्म कर देगी। नाउ दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। तो पहली चीज ये बोल रहे हैं कि कुछ यूनाइटेड स्ट्रगल्स की वजह से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आई थी। जैसे कि खिलाफत नाम का ऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, भले ही कुछ टाइम के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि काफी लंबा टाइम पीरियड चला था, भले ही कुछ टाइम पीरियड के लिए वहां पर यूनाइटेड स्ट्रगल्स हुए थे, बट उसकी वजह से क्या होता है कि एक यूनिटी का यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है पर्सपेक्टिव, और उसकी वजह से यहाँ पर कलेक्टिव बिलोंगिंग की थिंकिंग आती है।
But there were also a variety of cultural processes through which nationalism captured people's imagination. History and fiction, folklore and songs, popular prints, symbols all played a part of the making of nationalism. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है जैसे कि आपने हिस्ट्री और फिक्शन के अकॉर्डिंग बताना स्टार्ट करा, जैसे कि आज टाइम पीरियड में आपको हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ केवल लीडर्स की वजह से ऐसे थे कि जिनकी वजह से इतना ज्यादा अपन को डिसरप्शन देखने के लिए मिला दोनों कम्युनिटीज में। बट जो बाकी के, अगर आपको मैं पास की हिस्ट्री, अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है ये सारी चीजें, जब मैं आपको 1757 का स्ट्रगल उससे पहले का बताऊंगा तो आप ऐसा समझोगे कि बिल्कुल एक ही कम्युनिटी से हिंदू मुस्लिम कभी दो कम्युनिटी थी ही नहीं। ये ब्रिटिशर्स ने जब स्टेप अंदर लिया इंडिया के अंदर तब जाके इन लोगों ने पूरी तरीके से अपन को कम्युनिटाइज कर दिया और चीजें खत्म करी है। तो या तो आप हिस्ट्री के बेसिस पे आप समझे, फिक्शंस जो स्टोरीज आपको आती है, जो नॉवेल्स में आप पढ़ते हैं, अलग अलग स्टोरीज होती है फिक्शन, उसके थ्रू बताया जाता है। फॉकलोर मतलब होता है कि जो पुराने कस्टम्स, रिचुअल्स और सारी पुरानी जो थिंकिंग्स है वो आपको ओरली बताया जाए, मतलब ऐसा कम्युनिकेट करा जाए, दैट इज नोन एज फॉकलोर। सॉन्ग्स के थ्रू करा जाए, पॉपुलर प्रिंट्स जो यहाँ पर आपके पास में आती है, जो कॉमिक्स वगैरह होती है, अलग अलग सिंबल्स यूज करे जाते हैं। तो ये मैंने आपको सारे पार्ट समझा दिए कि किस तरीके से नेशनलिज्म में इन सारी चीजों ने हेल्प करी थी। Now, the identity of a nation, as you know, is most often symbolized in a figure or image. This helps create an image with which people can identify the nation. अब यहाँ पर ऐसा है ना कि अपने भारत देश में माँ को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। कुछ भी हो जाए कि कोई भी चीज जो होती है वो माँ से ऊपर बढ़ के नहीं होती है। इसीलिए इंडियंस को यूनाइट करने के लिए ही सही एक फिगर, एक सिंबलाइज वहां पर चीज निकाल के लेके आए, दैट इज द भारत माता को कंसेप्ट अपन लोग लेके आए। Now, it was in the 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. The image was first created by, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के थ्रू ये जो है इमेज को बनाया गया था। इन 1870s he wrote वंदे मातरम as a hymn to the motherland। तो यही इन्होंने ही बनाया था, जो आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे, उन्होंने आपका इमेज बनाया था भारत माता का और उन्होंने ही वंदे मातरम के बारे में लिखा था। Now later it was included in the novel Anand Math and widely sung during the Swadeshi movement in Bengal। अब स्वदेशी मूवमेंट की बात करेंगे तो इट वाज इन द ईयर 1905 में हुआ था, जो अभी मैंने आपको बताया वो 1915 से चक्र स्टार्ट हुआ है। 1905 में आपका जो बंगाल और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का पार्टिसिपेशन हुआ था, तो वो सब लोग साथ में रहने के लिए स्वदेशी मूवमेंट वहां पर ऑर्गेनाइज करा गया था। तब वंदे मातरम के काफी ज्यादा स्लोगन्स वहां पर यूज करे गए थे। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अबिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। तो यहाँ पर जो बाद में एक पिक्चर निकल के आई थी, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया है आपको, जो इमेज थी भारत माता की, इट वाज मेड बाय द अबिंद्रनाथ टैगोर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आपका वंदे मातरम लिखा था। जो मॉडर्न इमेज है, अभी जो करंट इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, इट वाज डन बाय द अबिंद्रनाथ टैगोर। पहले भी एक और इमेज बनाई गई थी, इट वाज बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सबसे पहली इमेज अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इमेज किसने क्रिएट करी थी, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, और अगर कुछ ना पूछा जाए तो अबिंद्रनाथ टैगोर है। Now in this painting, Bharat Mata is portrayed as an ascetic figure. She is calm, composed, divine and spiritual. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बनाया है वो इस तरीके से बनाया है कि एक बिल्कुल देवी वाली फीलिंग आती है उसके अंदर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है वहां पर। और पूरे इंडिया को इसी चीज में यूनाइट करा था। इन सब्सिक्वेंट इयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड इट वाज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट। Devotion to this mother figure came to be seen as the evidence of the one's nationalism. So the one who is devoted to this figure is definitely कि उसके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग है। तो ये चीज निकल के आई थी बाद में। Now, ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. In late 19th century, India nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured villages together, folk songs and legends। तो जो देखो अब अलग अलग कम्युनिटीज में ये चीज ऐसा बोल रहे हैं ना कि अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग वहां पर स्पिरिचुअल
जो प्लेस वगैरह होते थे अलग अलग जगह, जैसे बंगाल में चले जाओगे तो वहां पर अलग अलग प्लेस होते थे टू यूनाइट द इंडियंस और वहां के लोगों को यूनाइट करने के लिए। तो जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना इस इंडियन फॉकलोर को रिवाइव करने के लिए उन्होंने क्या करा, वो जगह जगह जाते थे, वहां से जो उनकी फॉकटेल्स थे वो उठाते थे, है ना, और साथ में जो उनके प्लेस वगैरह थे उनको गैदर करते थे और सारे लोगों को बताते थे। दिस टेल्स दे बिलीव्ड gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by the outside forces। तो इंडिया की हिस्ट्री बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है, लेकिन इस जो हिस्ट्री को जो डैमेज करा है ना वो पूरा ब्रिटिशर्स ने करा है, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स के हाथ में सब कुछ था। तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात थी, बट लेकिन कुछ लोगों ने वहां पे जगह जगह जाके इस ट्रू इमेज जो है इंडिया की, जो ट्रेडिशनल इमेज है कि क्या एक्चुअली ट्रेडिशन में चलता था इंडिया में एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स, वो वहां से उठा के सारे लोगों को धीरे धीरे बताना उन लोगों ने स्टार्ट करा। Now it was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore the sense of pride in one's past। ठीक है, so in Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes, and myths that led the movement for folk revival। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी खुद यहाँ पर पिक्चर में आए थे और उन्होंने खुद ने इंडिया को यूनाइट करने के लिए और ट्रेडिशनल मेथड्स बताने के लिए जो ट्रेडिशन इंडिया में चलते आ रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स का आने के बाद में जो अपनी इंडिया की बिल्कुल फॉरेन आइडेंटिटी यहाँ पर बनने लग गई थी, यूरोपियन कल्चर आने लग गया था, तो इंडिया को रिवाइव करने के लिए और संभालने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये सारी फॉकलोर वाली उसको रिवाइव करने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट करा था। जवाहरलाल नेहरू जी की भी आप पिक्चर देख सकते हो बराबर, बिल्कुल। नेहरू इज हियर शोन होल्डिंग द इमेज ऑफ भारत माता एंड मैप ऑफ इंडिया क्लोज टू हिज हार्ट। तो ये सारी पिक्चर्स जो है ना वो काफी सारी चीजें रिजेंबल करते हैं। तो अब ये इंडिया को जो पॉपुलर अगर आपके लीडर्स होते हैं अगर वो ये सारी चीजें करते हैं तो काफी ज्यादा इंडिया के अंदर यूनिटी अपन को देखने के लिए मिलती है। नाउ इन मद्रास की बात करेंगे तो नतेसा शास्त्री, शास्त्री मत करना, इसको एच मत लगाना, यहाँ पर शास्त्री ही बोला जाता है। पब्लिश्ड अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स। तो तमिल फोक टेल्स किसने करी थी? नताशा जी ने करी थी, नतेसा। ना द folklore of southern India। He believed the folklore was national literature। It was the most trustworthy manifestation of the people's real thought and characteristic। तो बस कुछ भी नहीं है, इतना आपको यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क जो क्वेश्चन है वो ये चीज निकल के आएगी कि जो फॉकलोर ऑफ सदर्न इंडिया है वो किसने लिखा था और उसके अंदर क्या चीजें थी। तो तमिल फोक टेल्स थी उसके अंदर, और नतेसा जी जो थे शास्त्री, नतेसा शास्त्री, उन्होंने करा था। As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring them the feeling of nationalism। During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag, red, green and yellow, was designed। तो ये काम अब आपका है, ये चीज आप मेरे को पता कल तक पता करके बताएंगे कि आपका जो ट्राई कलर है इंडिया का वो कब लॉन्च करा गया था, ठीक है, कब हम लोगों ने उसको स्टार्ट करा था यूज करना। It had 8 lotuses representing 8 provinces of the British India and a moon representing Hindus and Muslims। By 1921, Gandhi ji had designed the Swaraj flag। तो यहाँ पर अपन ने फिर धीरे धीरे विद द टाइम पीरियड हम लोगों ने फ्लैग्स को चेंज करते गए थे, क्योंकि उस टाइम जब हम लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट 1905 में करा था, ये चीज ट्राई कलर को डिजाइन करा था, तब ब्रिटिशर्स के अंडर थे। तो ब्रिटिशर्स के अंडर अपने यहाँ पर कुछ प्रोविंसेस जो थे 8 प्रोविंसेस थे, तो वहां पर 8 पार्ट्स कर रखे थे। तो उसको फिर बाद में महात्मा गांधी जी ने स्वराज फ्लैग से चेंज करा था 1921 में, जिसमें जो 3 स्ट्रिप्स आपको आज भी देखने को मिलती वो है, और बीच में जो चरखा लगाया गया था फॉर द इसलिए कि आपका यहाँ पर इंडिया में जो चीजें मैन्युफैक्चर होती है वो यूज करने के लिए। फिर बाद में उसने भी अपना रेलेवेंस थोड़ा सा हटा के चरखे का अपन लोगों ने हटाया, और फिर बाद में जो है अशोक चक्र के वहां पर अपन ने एस्टेब्लिशमेंट करा। नाउ इट वाज अगेन अ ट्राइकलर रेड ग्रीन व्हाइट एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडल ऑफ सेल्फ हेल्प, कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इट aloft during marches during the symbol of defiance। Another means of creating the feeling of nationalism was through reinterpretation of history। उन लोगों ने जो भी मैंने आपको चीजें बताई थी कि वहां पर 3-4 चीजें जो डिस्कस करी थी वो यहाँ पर इन डीप डिस्कस कर रखी है। तो आपसे केवल एक क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आ सकता है कि फॉकलोर का आप बताइए कि किस तरीके से, 4 नंबर का सीधे क्वेश्चन, कि किस तरीके से उसने सेंस ऑफ यूनिटी डाली थी, या फिर आपको आ सकता है कि हिस्ट्री के रीइंटरप्रिटेशन से कैसे आया था। तो आपको हर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है। By the end of the 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be
thought about differently. The British saw Indians as backward and primitive, incapable of governing themselves. In response, Indian began looking into the past to discover India's great achievements. तो बार बार ब्रिटिशर्स पता है हम लोगों को यही चीज दिखाते थे कि भैया यू आर इनकेपेबल, आप लोग केपेबल कभी थे ही नहीं और कभी नहीं रहोगे इंडिया को गवर्न करने के लिए, इसीलिए इंडिया को गवर्न करने का जो काम है ना वो हम लोगों पे छोड़ दो। तो ये काफी नेगेटिव थिंकिंग थी ब्रिटिशर्स की, बट हम लोगों ने हमारी पॉजिटिविटी देखी ना कि नेगेटिविटी देखी। अगर हम लोग उस टाइम ये सोच लेते कि ब्रिटिशर्स इतना ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स है उनका इतना बड़ा एम्पायर है पूरे नेशन के अंदर, मैक्सिमम नेशंस को कॉन्कर कर चुके, तो इनके सामने फाइट करना मतलब मरने जैसा है, तो हम लोग क्यों फाइट करें। तो ऐसा अपने ग्रेट लीडर्स ने जो पैट्रियट्स हैं उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, दे डिसाइडेड टू स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। एंड फाइनली हम लोगों ने जो अपने पुराने अचीवमेंट है वहां से चीजें सीखी है, ऑल ओवर वर्ल्ड से देखा था कि ब्रिटिशर्स जो है वो ऐसा नहीं है कि उनको कभी हराया नहीं जा सकता है, तो वहां से हम लोगों ने जो है चीजें देखी और बाद में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में स्टैंड हुए। नाउ दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन द एंशिएंट टाइम्स व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड हैड फ्लरिश्ड। तो देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको कि एजुकेशन के उसमें कंटेक्स्ट में अगर अपन बात करेंगे ना, तो इंडिया के पास में इतना टैलेंट आज भी है और उस टाइम पीरियड में भी था ना कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इंडिया की जो जो बंगाल वाला रीजन है ना, स्पेशली जो अभी वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल जब कंबाइन था, वहां पर कि ऐसा था कि वहां के इतने सारे लीडर्स जो थे ना वो मतलब अपन पता है ऐसे सोचते हैं कि चीजें अपन कर नहीं सकते। देखो मैं आपके अपने पर्सनल लेवल पे बताता हूँ, आज इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग पता है सोच रहे होंगे कि यार कितना अपन कैसे कंप्लीट करेंगे, हर एक चीज कैसे पढ़ेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि किस तरीके से आप ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जाके चीजें ठीक कर सकते हो। ब्रिटिशर्स ने अपन को क्रिटिसाइज करने के लिए और नीचा दिखाने के लिए पहले जो मिनिमम मैक्सिमम एज रखी थी ना वो कितनी रखी थी, 15 ईयर्स। जस्ट 15 ईयर्स उन्होंने रखी थी कि मैक्सिमम जो 15 ईयर्स का जो बच्चा है केवल वही फॉर्म डाल सकता है फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज और वही उसको पास करके आगे जा सकता है। मैक्सिमम स्टार्टिंग थी 12 ईयर्स। आप सोच रहे हो केवल 15 साल का बच्चा और उसका सिलेबस जो है 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको उसके अंदर आनी चाहिए। फ्रेंच लैंग्वेज में पेपर होता था। तो इंडियंस ने पता है क्या करा था, जो बंगाल रीजन के जो वहां के बच्चे थे ना उन्होंने बोला कि हम लोगों के लिए तो ये मजाक की बात है, और उन लोगों ने जो सिविल सर्विसेज है ना उसी टाइम पीरियड में 14 की एज में क्रैक करके ब्रिटिशर्स को दिखाया था। और जैसे ही क्रैक करी थी उसके बाद में हाथों हाथ रेजिग्नेशन दे दिया, बोले कि हमारे लिए छोटी मोटी चीजें हम लोगों के सामने मत लेके आना, अगर हम लोग अपनी चीजें दिखाने के लिए आए अपनी कैपेबिलिटी तो तुम लोग कुछ भी नहीं उस चीज में। तो वहां से ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि भले हम लोग कितना भी क्रिटिसाइज कर ले तो जस्ट एट द मियर एज ऑफ 15 आज जो एक सिविल सर्विसेज का पेपर होता है कैंडिडेट्स जो रहते हैं वो 25, 26, 30, 32 की एज वाले भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, और वही चीजें अपन ने 15 इयर्स की एज में भी क्लियर करी है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के अंदर पोटेंशियल नहीं है, मेन चीज ये है कि अपन कभी वो चीज करना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल पे, सारी चीजें मिल जाएगी, कुछ दिक्कत नहीं है। Now this glorious time in their view was followed by the history of decline when India was colonized. These nationalist histories urged the readers to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of the life in the British rule. तो हम लोगों को कैसे भी ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना था, तो हर हम लोगों ने हर संभव कोशिश करी थी कि कहीं से भी जो भी चीजें निकल के आए वो भले एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हो या फिर एक्सट्रीमिस्ट तरीके से हो, तो हम लोगों ने हर तरीके से ब्रिटिशर्स को असॉल्ट किया था। एंड फाइनली जो हमारी आजादी थी, आजादी देखो कभी भी भीख में नहीं ली जाती है, मांग के तो कभी नहीं मिलने वाली है। तो महात्मा गांधी जी ने यही गलती करी थी। आप सोचना, देखो समझना क्या हुआ था। मैं जो इतना महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी की अगर मैंने इतनी सारी चीजें आपको पॉजिटिव बताई है तो कुछ नेगेटिव बताना भी यहाँ पे बनता है। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर जब 1942 के अंदर हुआ था तो वहां पर एक छोटी सी चीज थी, ब्रिटिशर्स जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर पूरे वर्ल्ड के अंदर हारने स्टार्ट कर दिया था। इंडिया के अंदर भी वो लोग कहीं ना कहीं हारना, मतलब ऐसा था ना कि वो अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो बिल्कुल मिस कर चुके थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उन्होंने बोला था, वो आए थे महात्मा गांधी जी के पास और उन्होंने बोला कि देखो ब्रिटिशर्स जो है वो पूरे इंडिया तो छोड़ा पूरे वर्ल्ड के अंदर हर तरफ से हारते जा रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइम है अगर इस टाइम पीरियड में हम लोगों ने यहाँ से इंडिया से असॉल्ट हम लोगों ने दिया, हम लोगों ने अगर उनको यहाँ से अगर वेपन्स के थ्रू ही, भले कोई दिक्कत नहीं एक्सट्रीमिस्ट तरीके से भी अगर हम लोगों ने थोड़ा बहुत भी करा ना तो हमारा जो इंडिपेंडेंस है वो 40-42 में ही कंप्लीट हो जाता। बट महात्मा गांधी जी का मानना ये था, उन्होंने ये चीज बोली थी कि नहीं यार भले वो हमारे दुश्मन ही क्यों ना है, वो तो
वो अभी काफी ज्यादा दिक्कत में है, पूरी दुनिया उनको हरा रही है, तो क्यों ना मतलब अपन ऐसा करें कि थोड़ा टाइम पीरियड बाद जब वो लोग आराम से सेटल हो जाए तब जाके हम लोग उनसे बात करके कैसे न कैसे कुछ ना कुछ चीजें निकालेंगे। तो ये थोड़ी सी गलत बात थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ये चीज हमको पता चल गई थी कि इंडियंस ने जब सपोर्ट करा था ब्रिटिशर्स का टू विन द वॉर, इन द एंड अपन को क्या मिला था, हमको रोलेक्ट एक्ट मिला था वहां पर, तो वहां ऐसी चीजें हमको मिल रही थी। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में सुभाष चंद्र बोस जी का फिर इतना दिमाग खराब हो गया था, तो उन्होंने मना कर दिया कि भैया महात्मा गांधी जी देखो तुमसे ना हो पाएगा, जो आजादी वाली चीजें ना वो हमको ही करने दो। तो उन्होंने फिर फाइनली जो इंडियन नेशनल आर्मी उसका फॉर्मेशन करा था जर्मनी में जाके, और इधर उधर सबके वेब सीरीज है, अगर आप चाहो तो सारी चीजें देख सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मेरे को एक बार बोल देना, तो मैं आपको बता दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा। Now, these efforts to unify people were not without problems. When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from the Hindu iconography, the people of the other community felt left out. तो अगर आपने यहाँ पर भारत माता की इमेज बनाई है ना, तो बाकी के जितने भी लीडर्स हैं जो अदर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि यार वापस से यहाँ पे देखो चीजें जो है ना, वो पॉजिटिविटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसके पीछे चीज ऐसा क्यों करा गया है ना, अगर वो चीज अगर आपने सोचना चालू कर दी तो कभी भी आप कॉन्फ्लिक्ट में जाने ही नहीं वाले हो। लोगों ने क्या देखा, अरे यार आपने तो भारत माता की इमेज ले ली, आपने तो भैया मुस्लिम्स को पूरी तरीके से माफ, अरे यार मेन चीज ये है कि यहाँ पर इंडिया इज ए मुस्लिम हिंदू मेजोरिटी कंट्री डेफिनेटली। और उस टाइम हम लोगों का मेन एजेंडा क्या था कि किसी भी तरीके से आपको इंडियंस के जो मेजर पॉपुलेशन है उसको यूनाइट करना है, यूनिटी इज द मेन मोटिव। तो उसको यूनाइट करने के लिए हमने भारत माता की इमेज वहां पर रखी थी, पर हम लोगों ने ऐसा नहीं करा। हम लोगों ने क्या करा वहां पर कि नहीं, क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, भाई भारत माता की इमेज ले लिया आपने, तो मुस्लिम्स के लिए तो कुछ करा ही नहीं, अदर कम्युनिटी के लिए तो आपने कुछ करा ही नहीं, और वही चीजें जो है वो लोगों को गलत गलत समझाई गई, और बस इस तरीके से अपना जो इंडिया पाकिस्तान है वो आपका बढ़ते गया कम्युनिटीज के बेसिस पे। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1942 में स्टार्ट हुआ था बेसिकली। The failure of the Cripps mission and the effects of World War II created widespread discontent in India. तो यहाँ पर क्या हुआ था कि क्रिप्स मिशन इंडिया के अंदर आया था, एंड क्रिप्स देखो अब क्या हुआ था, ऑगस्ट ऑफर आया था आपका 1940 अगस्त के अंदर, इसलिए उसको अगस्त ऑफर बोलते हैं। आपको क्या नाम मैं बता रहा हूँ, और वो सब इंडिया के अंदर इसलिए आ रहे थे ना क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को लग गया था कि वी कैन नॉट स्ट्रॉन्ग होल्ड इंडिया नाउ, वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है और इंडिया को इंडिपेंडेंट करना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। लेकिन वो अलग अलग तरीके से इंडिया में आके कोशिश कर रहे थे कि कहीं अगर उन लोगों की पावर बच जाए, इंडिया को गवर्न करते रहे तो क्या हो सकता है। तो इसी तरीके से अगस्त ऑफर के साथ में क्रिप्स मिशन भी आए थे इंडिया में, एंड दे वर थिंकिंग टू मेक इंडिया अ डोमिनियन स्टेटस विद सम ऑफ द चेंजेस। उन्होंने ऐसा बोला था क्रिप्स मिशन के अंदर कि सारी पोस्ट इंडिया की, कोई दिक्कत नहीं, जितने भी इंडिया के पीपल है वही सब गवर्न करने वाले हैं, बट जो वाइसराय है वो इंडिया इंडिया का नहीं होगा, ब्रिटेन का होगा। जो आर्मी का कमांडर इन चीफ है, जो सबसे टॉप मोस्ट जो पोस्ट होती है वो भी एक ब्रिटिशर होल्ड करेगा। जो 7 मेंबर कमेटी होती है वाइसराय की, देखो अब क्या होता है कि जो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है ना इंडिया का, वैसे आप वाइसराय को समझ लीजिए, उस टाइम वाइसराय बोला जाता था। तो वाइसराय अपने 7 जनों के साथ में रहता था, और कुछ भी अगर पॉलिसी पे डिस्कस करना हो तो दिस 7 पीपल्स आर गोइंग टू डिस्कस, एंड उसके अंदर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हुआ करते थे, जैसे कि कमांडर इन चीफ ऑफ द मिलिट्री, एंड आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है इंडिया का, जो सब कुछ देखता है। और वो सब क्या होता है कि वाइसराय इज फाइनल डिसीजन मेकर। अगर आप वो जो 7 जने भी अगर कोई अपनी रिक्वेस्ट रखेंगे तो इट्स अप टू द वाइसराय कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल के आया था कि जो ऐसा बोला था कि भैया आप सारी पोस्ट आप रख लो, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, बस कमांडर इन चीफ की जो पोस्ट है वो किसकी होने वाली है, वो ब्रिटिशर्स की होने वाली है। अब क्या हुआ कि उन लोगों ने मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड तो अपने पास रख लिया, और वाइसराय भी उनका है, प्राइम मिनिस्टर उनका, मिलिट्री का कमांडर उसका, और बाकी सब हमको दे दिया। तो किस मतलब का, कोई मतलब ही नहीं है। इंडियंस इस टाइम समझ चुके थे कि ब्रिटिशर्स भैया अब डर चुके हैं, उनको जाना ही है बाहर, तभी वो ऐसे प्रपोजल लेके आ रहे हैं। तो फाइनली बोला है कि दिस लेड गांधी जी टू लॉन्च अ मूवमेंट कॉलिंग फॉर द कंप्लीट विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। तो महात्मा गांधी जी का भी इस बार थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया था, उन्होंने बोला था कि भैया अब तो पूरी तरीके से आप इंडिया से निकल ही जाओ। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन इट्स मीटिंग इन वर्धा ऑन 14 जुलाई 1942 पास द हिस्टोरिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन डिमांडिंग द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस एंड क्विट इंडिया। तो यहाँ पर ये क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था ऑन 14 जुलाई 1942। वर्धा एक जगह है, वहां पर मीटिंग हुई थी कांग्रेस का वर्किंग कमेटी की, CWC के नाम से डिनोट करा जाता है। और वहां पर ये चीज बोली गई थी कि भैया अब इंडियंस को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस चाहिए, साथ में ब्रिटिशर्स इज गोइंग टू क्विट फ्रॉम इंडिया। नाउ ऑन 8 अगस्त 1942 इन बॉम्बे, ग्वालियर टैंक एरिया है वहां पर हुआ था,
The All India Congress Committee endorsed the resolution which called for non-violent mass struggle on the widest possible scale throughout the country. तो यहाँ पर ऐसा बोला गया था फिर कि जो बॉम्बे के अंदर ये मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। देखो पहले जो हुई थी वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की थी, CWC, मतलब जितने भी कांग्रेस में वर्क करते थे वो लोग उन लोगों की थी। बट यहाँ पर जो बाद में हुई थी अगस्त 1942 के अंदर, यहाँ पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लोग थे, मतलब पूरे इंडिया के रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि क्या होता है कि जब अगर आपको बड़ा कोई इसके अंदर ऐसा आप एक्ट लाने की कोशिश करते हो, कुछ मेजर चेंज करने की कोशिश करते हो, तो सब लोगों की परमिशन और वहां पर एक बार सबके व्यूज जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो एक मीटिंग रखी गई थी 8 अगस्त 1942 और फिर फाइनली इस रिजोल्यूशन को पास करा गया था, जिसमें साफ लिखा था कि नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल करना है और जितने बड़े पैमाने पे हो उतना ज्यादा बेटर रही है। नाउ इट वाज ऑन द ओकेजन दैट गांधी जी डिलीवर्ड द फेमस डू और डाई स्पीच। तो यहाँ पर ही महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का अब स्पीच दिया था और बोला था कि अब तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस देश में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। The call for the Quit India almost brought the state machinery to a standstill in large parts of the country as people voluntarily threw themselves into the thick of the movement. People observed hartals and demonstration and procession were accompanied by national songs and slogan। तो यहाँ तक 1942 तक तो भैया आग इतनी ज्यादा भड़क चुकी थी कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। All the people stand together for the unification in the country. Now the movement was truly a mass movement which brought into its ambit thousands of ordinary people, जिसमें students, workers, peasants, women सब लोग थे। फिर यहाँ पर कुछ नाम जो है वो कोट करे गए हैं और एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ दी लीडर्स, दैट इज JP नारायण, जो काफी ज्यादा फेमस है हिस्ट्री के अंदर जयप्रकाश नारायण के नाम से, अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया एंड मेनी अदर वुमेन सच एज हजराबाई के नाम से जो फेमस थे बंगाल के अंदर। एंड बस ये कुछ नाम दे रखे हैं, दैट्स इट। द ब्रिटिश रिस्पोंडेड विद मच फोर्स येट इट टुक मोर देन अ ईयर टू सप्रेस द मूवमेंट। बहुत ज्यादा फोर्स करा गया, ब्रिटिशर्स ने बहुत ही ब्रूटल रिप्रेशन करा है, बहुत मारा है लोगों को, बट फिर भी काफी टाइम लगा था। 1 साल लग गया था इस मूवमेंट को वापस से रिप्रेस करने में, इतने बड़े स्केल पे ये मूवमेंट हुआ था।